हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बार फिर से चल रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही, ब्रेन स्ट्रक्चर में। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है उसी चैप्टर का जिसको मैं लेकर के आई हूं। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जीन इज। एक जीन का क्या कैरेक्टर है, यानी उसमें कौन कौन से गुण है या कौन कौन काम करता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें 4 चॉइसेस आपको दिए हुए हैं। इसमें से चूज करना है कि कौन करेक्ट है, सुटेबल है जीन्स के लिए, जो जीन्स के कैरेक्टर से टैली करता है। फर्स्ट देखिए, जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। कहता है कि ये जीन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं है, जबकि ये गलत है। प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए पार्टिसिपेट करता है, राइबोसोम तो है ही, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन ही। तो जब डीएनए वहां पार्टिसिपेट कर रहा है तो जीन उससे अछूता कैसे हो सकता है, यानी जीन भी इंफॉर्मेशन सोर्स है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, मैसेंजर आरएनए, जीन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये गलत हो गया, ये नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं। ये अगर होता कि द इंफॉर्मेशन सोर्स तो ये करेक्ट होता। तो एक फंक्शन ये भी जीन्स का दिमाग में रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि यही 4 चॉइस हर जगह आपको मिले, बट इन चारों को अच्छी तरह से आप जान जाएंगे तो उसमें से चूज कर लेंगे। तो ये नॉट लग गया, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन लोकेटेड ऑल अलोंग इट्स लेंथ। ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप लोग सबके दिमाग में होगा कि ऐसा नहीं है कि पूरे क्रोमोसोम पे एक ही जीन्स मौजूद होता है, ऐसा तो नहीं है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड कहता है, ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स। कहता है ह्यूमन बीइंग में, आदमी में जितने भी ट्रेट्स जो ट्रांसमिट होते हैं, इनहेरिट होते हैं, यानी पेरेंट्स से, फादर मदर से, जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर होते हैं, वो कहता है कि आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स, वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल नहीं होते। इसको भी थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अगर नॉट नहीं होता तो ये करेक्ट होता, बट ये नॉट लगा दिया तो ये भी करेक्ट नहीं है। क्योंकि जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं या जो इनहेरिट होते हैं, वो सारे के सारे जीन्स के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। हाँ, ऐसा है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं कुछ कैरेक्टर्स में, लेकिन ऐसे जीन्स के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। आप थोड़ा सा याद कर लीजिए चैप्टर का एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो ऐसा नहीं है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है। अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसमिट होता तो ये आंसर करेक्ट हो जाता कि सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं। लेकिन नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं लेकिन कंट्रोल जीन्स के द्वारा ही होते हैं, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। तो ये तीनों चॉइस आपका गलत हो गया। अब बचा लास्ट, एन इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन स्पेसीज। कहता है कोई खास स्पेसीज, कोई खास प्रजाति में का एक जीव, ए स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। उसके क्रोमोसोम में, उसके गुणसूत्र पे कहता है कि जीन्स कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, किसी खास पार्टिकुलर क्रोमोसोम, किसी खास क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होता है। हाँ, इसको समझ लीजिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसका ये करेक्ट आंसर है। कैसे? हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीन्स जो है, जो भी है अलील, वो क्या करता है, सब अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग ट्रेड्स को कैरी करता है। तो फिर तो पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे होंगे ही ना। सारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे नहीं होंगे और एक ही जगह नहीं होंगे। या सिंपल से समझ लीजिए कि जैसे क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में इतना तो सबके दिमाग में होगा, सोमैटिक सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल। तो फिर क्रोमोसोम भी अलग अलग है, 23 पेयर्स हैं। तो सब पार्टिकुलर जीन्स या पार्टिकुलर कैरेक्टर स्पेसिफिक जीन को कैरी करता है, इसलिए
उसके रहने का जगह लोकस भी स्पेशल है, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ पे अटैच रहेगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। यानी जीन्स जितने भी हैं सब क्रोमोसोम पे अपना अलग अलग स्थान रखते हैं, उसे लोकस कहा जाता है, LOCUS, लोकस, यानी अलग अलग उनका सीट है। आप क्लास में गए तो आपका बस यही सीट है, आपको यहीं बैठना है, ऐसे ही वहां ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, कहां पे, स्पेशल स्पेशल क्रोमोसोम पे अलग अलग, चूंकि अलग अलग ट्रेट अलग अलग कैरेक्टर कैरी करते हैं, इसलिए उनका सीट भी फिक्स होता है। तो ये आपका करेक्ट है। अगर इसमें भी नॉट नहीं होता तो ये भी फंक्शन हो जाता जीन्स का, अगर इसमें भी नॉट नहीं होता तो ये भी करेक्ट होता, और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि पूरे क्रोमोसोम पे एक ही जीन्स होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ये है। लेकिन इसके साथ इन तीनों को भी समझ लीजिए, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता, बट इन दोनों में से अगर नॉट हटा दिया जाए तो चांस बनता है, वो करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर में। लो, सूख गया। एक मिनट में थोड़ा सा पानी लेके आती हूँ। हाँ, ओके। हो गया। जिस टाइम से बचने की कोशिश करते हैं वही हो जाता है। चलिए आते हैं हम लोग सब्जेक्ट मैटर पे। अब हम लोग चलते हैं ब्रेन में। हम लोग ब्रेन देख रहे थे, ब्रेन में 4 ब्रेन देखे थे। अब हम लोग चलेंगे मिड ब्रेन में, लेकिन मिड ब्रेन में चलने से पहले मैं थोड़ा सा बिल्कुल रफ फिगर बनाना चाह रही, टाइम ज्यादा मैं नहीं लेना चाह रही आपको, एकदम रफ फिगर बना रही हूँ ब्रेन का। ऐसे जो भी हो, ये इधर से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर आपका हो जाएगा, और एक यहाँ पे पार्ट हो जाएगा आपका। पानी से भींग सा गया ना। चलिए तब तक हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सूख जाता है। हम लोगों ने 4 ब्रेन देखा था, मिड ब्रेन में चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 4 ब्रेन को और देख लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 2-3 क्लास में हम लोग ब्रेन को पढ़ लेंगे, है ना। जो ब्रेन सूर्यान चंद्रयान बना दिया उसको 2-3 दिन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी ले ले रहे हैं। तो थोड़ा सा 4 ब्रेन में एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगी कि 4 ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर जो नर्व सेल वाला है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं।
बस मैं ऐसे ही बना रही। ये आपका फोर ब्रेन हो गया या सेरिब्रम, जो भी। फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट्स हम लोग पढ़े थे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये जो पूरा पार्ट हो गया फोर ब्रेन का, दैट्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये पूरा पार्ट जो फोर ब्रेन का है पूरा। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल सेरिब्रम से बन गया, हेमिस्फेयर मींस हाफ, अर्धचंद्राकार। तो ये इस तरह का पूरे पार्ट को सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, टू इक्वल हाल्फ्स। 2 बराबर पार्ट्स में ये भी बटा होता है, ये हेमिस्फेयर भी। अब इसके बीच में हम लोग को नहीं जाना, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है इसका, जो नर्व सेल का बना होता है, जो इसको घेरे रहता है, जिसको ग्रे मैटर भी कहते हैं, दैट्स कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये फोर ब्रेन हो गया, इसका आउटर मोस्ट लेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। तो ये आउटर मोस्ट लेयर जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स है तो चारों तरफ है, यहां भी होगा इस तरह से, और यहां ठीक इसके नीचे ये मिड ब्रेन स्टार्ट होता है। ये है मिड ब्रेन आपका, मिड ब्रेन आपका। फिगर उल्टा हो सीधा हो जो भी हो, बस आप समझ लीजिए। हम लोग इसको इधर भी बना सकते थे, या ये थोड़ा आगे और निकला हुआ भी हो सकता था, इस तरह से, जो भी। तो ये मिड ब्रेन हो गया। अब इसके नीचे यहां से हिंड ब्रेन स्टार्ट होता है। तो हिंड ब्रेन में भी पोन्स एंड मेडुला, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। एक और है सेरिवेलम, जो कि यहाँ पे इस तरह से, मैं इसको मिटा दे रही अभी। मिड ब्रेन, और ये हो गया आपका पोन्स, और ये हो गया आपका मेडुला। तो ये हमारा ब्रेन का रफ स्ट्रक्चर है, जितना अभी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये आउटर मोस्ट फोर ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर नर्व सेल का बना हुआ, जो नर्व सेल टिश्यू का बना हुआ होता है, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये अर्धचंद्राकार पूरे भाग को, पूरे फोर ब्रेन के भाग को सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को इतना आगे नहीं जाना, मिड ब्रेन में नीचे चलना है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो चारों तरफ है, तो यहाँ पे भी होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि ये घेरे हुए है पूरा फोर ब्रेन को। और इसके ठीक नीचे मिड ब्रेन लोकेटेड होता है। मिड ब्रेन का सिचुएशन मैं बताना चाह रही आपको। तो ये फोर ब्रेन के नीचे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बाय द वे अगर आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स टर्म मिल गया तो ये इसका आउटर मोस्ट लेयर है, और इसके ठीक नीचे मिड ब्रेन होता है। और मिड ब्रेन से नीचे क्या होता है? हिंड ब्रेन होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मिड ब्रेन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? मैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिटा रही, अब थोड़ा सा मिड ब्रेन लिख लेते हैं हम लोग। मिड ब्रेन ना, ये देखिए
जो मैं लिखी। मिड ब्रेन के बारे में क्या हम बताएंगे, कहाँ सिचुएटेड होता है, कहाँ लोकेटेड होता है। द मिड ब्रेन इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है इसके बीच में ये जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक, जोड़ने की कड़ी का काम करता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट कि मिड ब्रेन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब सेकेंड पोजीशन देखिए कि आखिर ये है कहाँ पे, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन। तो लोकेटेड बीनीथ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे, फोर ब्रेन के नीचे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग लिख दें ये फोर ब्रेन तो पूरा हो गया, ठीक है इसके नीचे है, लेकिन यहाँ पे ये लेयर जो है ये क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है, तो उसके ठीक नीचे मिड ब्रेन होता है। और कहाँ, एट द टॉप ऑफ हिंड ब्रेन। और ये हिंड ब्रेन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसके टॉप पे और इसके ठीक नीचे, यानी लोकेटेड बीनीथ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे और हिंड ब्रेन के टॉप पे, इन दोनों के बीच में। ऐसे तो ऊपर में मैं लिख ही डाली हूं कि लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अगर चाहिए तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे और हिंड ब्रेन के ठीक ऊपर, टॉप पर, यानी बीच में ये सिचुएटेड होता है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन दोनों मिलकर के ब्रेन स्टेम कहे जाते हैं। अब मैं इसे मिटा रही थोड़ा सा, क्योंकि इसकी नीड नहीं है। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मिड ब्रेन है, बाकी फिगर मैं हटा दी हूं। ये ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स यहाँ से स्टार्ट होता फोर ब्रेन का, चलिए उसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ से हिंड ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, तो हिंड ब्रेन में ये हो जाएगा आपका पॉन्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेरिबेलम, सेरिबेलम, और इसके नीचे आपका हो जाएगा मेडुला, मेडुला। और मेडुला से फिर नीचे क्या निकल गया आपके, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला collectively called the brain stem। ये ब्रेन स्टेम है, देख लीजिए यहां से मिड ब्रेन ये है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों मिलकर के एक साथ कलेक्टिवली कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। यहाँ पे आप मिड ब्रेन और फोर ब्रेन नहीं लिख सकते, इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो अलग है, वो ब्रेन स्टेम में इंक्लूड नहीं है। तो ये हो गया मिड ब्रेन का पोजीशन और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, फिर ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करता है, यानी ब्रेन स्टेम में भी इंक्लूड होता है। मिड ब्रेन से ही ब्रेन स्टेम स्टार्ट होते हैं और लास्ट में उसी से स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन नीचे मेडुला वाला पार्ट करता है। तो ये हो गया आपका ब्रेन स्टेम। अब आपका इतना फिगर, मतलब एक रफ फिगर, बिल्कुल माइन्यूट फिगर नहीं, ये ब्रेन का क्लियर हो गया। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के बाद बीच में छोटा सा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद नीचे हिंड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और साइड में सेरिबेलम। बट ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन पॉन्स और मेडुला ही सिर्फ करता है, मिड ब्रेन के साथ मिल करके, सेरिबेलम उससे अलग है।
वो ब्रेन स्टेम में नहीं आते हैं। तो ये हो गया आपका मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर और कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग इनका थोड़ा सा फंक्शन। ये एक बार फिर देख लीजिए, मैं फिर एक बार रिपीट करके इसको मिटा रही। ये मैं ऊपर का फोर ब्रेन मिटा दी हूँ। आप बिलो द फोर ब्रेन भी मिड ब्रेन को लिख सकते हैं, लेकिन गलत नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन अगर देना है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है फोर ब्रेन का, तो ठीक उसके नीचे वो नर्व सेल का है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक उसके नीचे मिड ब्रेन होता है। और ये हिंड ब्रेन जो है इसके ठीक ऊपर टॉप पे टिप पे इसके बीच में ये होता है, इसलिए ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन का कनेक्टिंग लिंक है। अब आ जाइए कि मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला मिल करके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये तीनों पार्ट एक साथ ब्रेन स्टेम के नाम से जाने जाते हैं। बट मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन हम इसे नहीं कह सकते, चूंकि सेरिबेलम इससे अलग है, एक पार्ट हिंड ब्रेन का अलग है। इसलिए ब्रेन स्टेम जब भी दिमाग में आएगा तो बस दिमाग में लाइएगा सीधा लाइन में जो है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, और फिर मेडुला के बाद से स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब चलिए मिड ब्रेन का फंक्शन मैं थोड़ा सा लिख देती हूं आपको, उसके बाद उसको फिर क्लियर करती हूं, समझाती हूं। फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। एक बात और, ऐसे तो अभी 10th स्टैंडर्ड का मिड ब्रेन का पार्ट्स नहीं बताता है, बट पार्ट्स तो बहुत सारे हैं ब्रेन में, लेकिन मिड ब्रेन में भी मूल रूप से मेन 3 पार्ट्स होते हैं। कॉलिकुली, द कॉलिकुली मैं बस बोल दे रही हूं, आपको अगर जरूरत होगी तो वीडियो देख लीजिएगा 1-2 बार। द कॉलिकुली, द टेगुमेंटम एंड द सेरिब्रल पेडंकल, ये 3 पार्ट्स होते हैं मिड ब्रेन के। 3 मेन पार्ट्स, अब तो फिर इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे। तो ये 3 पार्ट्स हैं कौन कौन? द कॉलिकुली, द टेगुमेंटम एंड द सेरिब्रल पेडंकल, ये 3 पार्ट्स हैं मिड ब्रेन के। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन। फर्स्ट है मोटर कंट्रोल, सेकेंड में इसका हो जाएगा अलर्टनेस, थर्ड में इसका हो जाएगा स्लीप एंड wakefulness, फोर्थ में इसका हो जाएगा कॉन्शसनेस, फिफ्थ में इसका हो जाएगा मूड, या इससे पहले ये टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, मूड, ये पेन, ब्रीदिंग, etc। अब देखिए ये फंक्शन है आपका मिड ब्रेन का। मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल का मतलब, इसमें मोटर कंट्रोल में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं
हेड, नेक और ट्रंक तीनों रीजन का मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल ऐसे भी याद कीजिए थोड़ा सा, आपको याद होगा मोटर नर्व यानी जो सारा मैसेज ले जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो यहाँ भी मिड ब्रेन ये हेड रीजन का, और हेड रीजन में स्पेशली विजन, आंख, स्पेशली आई मूवमेंट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, हेड, नेक एंड ट्रंक, तीनों का मोटर मूवमेंट, मोटर कंट्रोल। और उससे भी आगे अगर चलिए तो स्पेशली ये क्या करता है, आई मूवमेंट को, आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और ये आई मूवमेंट यानी विजन हो गया, विजन एंड ऑडिटरी, सुनने वाला भी। तो ये इसमें आपके हेड रीजन का, हेड रीजन में आई, ईयर, ट्रंक का, नेक, गर्दन का, ये सारा मूवमेंट जो है मसल्स के थ्रू जो भी होते हैं या सिलियरी नर्व्स वगैरह का, वो कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन। यही इसका मोटर कंट्रोल है, यानी सारे को मैसेज देना। इसमें आपके रिफ्लेक्स एक्शन भी आ जाएंगे आईज के, जैसे आप ये तेज लाइट में निकलते हैं तो ऑटोमेटिक आप सोचते नहीं, आपकी आंखें सिकुड़ जाती है, पुपिल साइज चेंज होना ये मोटर कंट्रोल में ही आ जाएगा, आई मूवमेंट में। या फिर अंधेरे में आने पे आंखें फैल जाती है, या कोई डेंजर अगर वैसा रहता है, खतरनाक चीज या कुछ आते रहता है वैसा, तो आपकी पलकें अचानक झपक जाती है। तो ये सारे कंट्रोल, रिफ्लेक्स कंट्रोल भी जो है वो मोटर कंट्रोल में ही आते हैं। हेड रीजन का ये हो गया, आई और विजन एंड ऑडिटरी, सुनने का। नेक, गर्दन भी आप घुमाते हैं बैलेंस के साथ, या आंख से कहीं देखने के लिए हो तो गर्दन हिलाना पड़ता है, तो वो भी नेक रीजन वाला भी आ जाएगा। और ट्रंक, पूरे बॉडी में मांसपेशियां जो हैं उनका मूवमेंट भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल करती है। यानी मोटर कंट्रोल, मोटर नर्व से जितना भी मैसेज देना है, हेड रीजन का हो, नेक रीजन का हो या पूरे बॉडी का हो, आइदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री आ जाएगा आई वाला में, हेड रीजन में, आई मूवमेंट में थोड़ा सा इनवॉलेंट्री आ जाएगा, जैसे पलके झपकना, अचानक पुपिल साइज चेंज हो जाना, और बाकी बॉडी मूवमेंट तो वॉलेंट्री ही आएगी, मसल्स वगैरह का। तो ये सारे मोटर कंट्रोल में आ जाते हैं आपके। अलर्टनेस की ब्रेन रीजन है, तो अलर्टनेस समझ रहे हैं, सचेत हो जाना किसी चीज के प्रति। स्लीप एंड वेकफुलनेस, ये साइकिल जो है, सोना कब जागना कब, ये कॉन्शियस आपका दिमाग जो रहता है ये भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी मिड ब्रेन ही करता है। और आपका मूड स्विंग कर रहा है, या मूड अच्छा है, बुरा है, या पेन फील हो रहा है, ब्रीदिंग यानी सांस का आप कहिएगा कि ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग में भी जैसे रेस्पिरेटरी रिदम वगैरह है वो भी इसमें मिड ब्रेन में इंक्लूड होता है। कैसे, चूंकि ये हिंड ब्रेन भी इसके साथ इंक्लूड है, तो कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस में भी ये पार्टिसिपेट करता है हिंड ब्रेन के साथ मिलकर के, लेकिन ये इसका अपना फंक्शन है। मूल रूप से मोटर कंट्रोल ही है, जिसमें हेड, नेक और ट्रंक तीनों रीजन का आ जाएगा। हेड में रिफ्लेक्स एक्टिविटीज भी आ जाते हैं, आईज वगैरह के स्पेशली, और ऑडिटरी, सुनने का। अलर्टनेस, सोने का, जागने का, कॉन्शियस अवस्था में, अब नींद में भी है फिर भी थोड़ा कॉन्शियस में, सब कॉन्शियसनेस फेज में रहते हैं कि अच्छा इतना बजे जाना है, कहीं इतना बज तो नहीं गया। तो ये सारे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, और मूड, पेन, जब मोटर कंट्रोल है ही तो ये सारे कंट्रोल होंगे ना। मोटर नर्व्स ही मैसेज देता है ना, हाथ जल रहा है, तुमको पिटाई कोई कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो ये सारे मोटर नर्व ही ना ब्रेन में पहुंचाते हैं मैसेज, तो फील होगा ही होगा, तो वो मिड ब्रेन के द्वारा ही होता है। ये सारे फंक्शन हो गए इसके। एक बात नोटिस कीजिएगा इसमें कि फोर ब्रेन भी मैं पढ़ाई, मिड ब्रेन भी पढ़ाई, ये आई मूवमेंट में पढ़ा रही, विजन, ऑडिटरी, सुनने का भी मैं पढ़ा रही, बट स्मेल का नहीं आया है अभी। फोर ब्रेन में भी स्मेल नहीं आया था, उसमें था ये थैलेमस में, एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल को छोड़ करके।
यहाँ भी मोटर कंट्रोल में हेड रीजन में विजन एंड ऑडिटरी है, स्मेल नहीं है, तो वो अलग से हम लोग देखेंगे वो उसका फंक्शन कहाँ से कंट्रोल होता है। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ मतलब सूर्ययान तक। लेकिन खैर जितना भी हम लोग के ये हम लोग को डाइजेस्ट हो सकता है उतना धीरे धीरे लेके चलेंगे। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा कि स्मेल अभी हम लोग को नहीं मिला है। तो ये फंक्शन हो गया आपके मिड ब्रेन के, मेन यही है, इसी में सारे आ जाएंगे आपके। अब बस एक लाइन में बोल दे रही या लिख दे रही हूं कि अगर मिड ब्रेन डैमेज हो जाए तो क्या हो सकता है। अब देखिए, अगर मिड ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपके फंक्शन में ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन मोटर कंट्रोल है और मोटर कंट्रोल में सबसे ज्यादा स्पेशली आई रीजन का, आई मूवमेंट। तो आपको सुनना बंद हो जाएगा और दिखना बंद हो जाएगा अगर मिड ब्रेन डैमेज होता है तो। सुनना और दिखना आपका बंद हो जाएगा अगर मिड ब्रेन डैमेज होते हैं। तो सबसे पहले आई पे ही प्रभाव पड़ेगा, आई विजन ही धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और फिर हियरिंग, यानी बहरे लोग जो होते हैं समझ लीजिए उनका मिड ब्रेन डिफेक्टिव है, या आंख में अंधापन आने लगता है, इसका मतलब मिड ब्रेन डिफेक्टिव हो रहा है। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये हिंड ब्रेन और तो बहुत कुछ है, बट फिर थोड़ा रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह भी देख लेंगे। ओके, थैंक्स।